आज हम लोग 20 सर्टिफिकेट परीक्षा जो 22 जनवरी को होने जा रही है, इसके एग्ज़ाम स्पेशल की चर्चा करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम स्पेशल का मतलब सीधा सा है, जो प्रश्न परीक्षा में आने संभावित हैं हम लोग केवल उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और आज से जो हम लोग कक्षाएं चलाएंगे, इन कक्षाओं में प्रश्न और उत्तर के तरीकों पर ही हम लोग वार्ता करेंगे। तो आज के एग्जामिनेशन स्पेशल का पहला चरण, जिसमें कि हम लोग टॉपिक लेते हैं नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के क्या उद्देश्य हैं। कल ही हमने कल की कक्षा में आपको बताया था नेशनल इंटीग्रेशन कैंप और स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप क्या है। तो आज हम उसके उद्देश्य की बातें करते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है हमारे सामने कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के क्या उद्देश्य हैं, तो हमारा उत्तर होना चाहिए, पहला, साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति उत्पन्न करना। साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति उत्पन्न करना, लोगों के अंदर बताना कि क्या क्या करना चाहिए, एडवेंचर्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा है कैडेट में साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना। जो कैडेट हैं उनके अंदर साहसिक प्रशिक्षण के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए, उनके अंदर मेंटल डेवलपमेंट हो, आत्मविश्वास से भरपूर होने चाहिए। तीसरा, साहस तथा सहभागी की भावना का विकास करना। कैडेट में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना। जो कैडेट हैं उसमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने की क्षमता का विकास बराबर करना चाहिए। कैडेट में नेतृत्व के गुण का विकास करना है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको देखेंगे। कैडेट में नेतृत्व के गुण का विकास करना। अगर बच्चे के अंदर, किसी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आ गई तो समझ लीजिए आधी समस्याएं समाप्त हो गई। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। नेतृत्व के गुण का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना। राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन की हम लोग बार बार बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। तो अगर जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है, इनका उद्देश्य ही होता है कि कैडेटों के मध्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना बनी रहे, आपस में सहयोग, सद्भावना और सामंजस्य बनाना। एनसीसी का लक्ष्य है एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन की जब बात करते हैं तो एकता तभी होगी जब लोगों में सहयोग की भावना हो, अनुशासन तभी होगा जब लोगों में सद्भावना हो और एक दूसरे से तालमेल बैठाने की क्षमताएं हो। तो बात अगर सभी को हम देखें, एकता और अनुशासन को अगर ठीक से देखें, तो बात यहीं पर आ जाती है कि आपस में सहयोग, सद्भावना और सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम लोग एनसीसी गान गाते हैं, एनसीसी गीत गाते हैं, तो उसमें हम लोग बताते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी नहीं है, हम सब भारतीय हैं। हम एक ही बात करते हैं, वी ऑल आर इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं। और जब हम सभी भारतीय हैं तो फिर सभी सांस्कृतिक रीति रिवाज, जितने भी प्रकार के सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, सभी धर्म, सभी का हमें आदर करना चाहिए। और ये सभी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के माध्यम से। अगर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हम करते हैं तो उसमें ये सभी जितने भी पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सभी के बारे में आपको विस्तृत तौर पर बताया जाता है। प्रश्न अगर आता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के क्या उद्देश्य हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स को आप लिखेंगे, आपको अंक अच्छे प्राप्त होंगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो आपके सामने आ सकता है, कर्तव्य की परिभाषा लिखो। कर्तव्य क्या है? अगर हम कर्तव्य की परिभाषा लिखने को आपसे कह देंगे तो शायद आप इसकी परिभाषा ठीक से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसकी परिभाषा आप कोई पॉइंट टू पॉइंट लिख ही नहीं सकते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाता है कर्तव्य की परिभाषा लिखो, तो उस समय हम लिखेंगे यह वह चीज़ है जो नापी नहीं जा सकती। कर्तव्य कोई नाप नहीं सकता। आपके क्या कर्तव्य है कोई नहीं जानता। कर्तव्य छोटे से छोटा चीज़ जो आपके सामने आ गया वो आपका कर्तव्य है, और कर्तव्य की वैल्यू उसको तौल भी नहीं सकते, नाप भी नहीं सकते। तो यह वह चीज़ है जो नापी नहीं जा सकती
और तौली भी नहीं जा सकती। और जो अपने अंदर से कोई भी कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते हैं, जब हम अपने अंदर से, जब हमारे मन से होता है कि ये कार्य हमें करना चाहिए, तो जब हम अपने मन से, अंतरात्मा की आवाज़ से कोई भी कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते हैं तो उसे हम कर्तव्य कहते हैं। तो कर्तव्य की परिभाषा यह वह चीज़ है जो कि नापी नहीं जा सकती, तौली नहीं जा सकती। केवल और केवल क्या है, जब आपके मन मंदिर से, मन मस्तिष्क से बात आ जाए कि क्या करना है, तो अंदर से, अंतरात्मा की आवाज़ से जब किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा से हम कार्य करते हैं तो उसे हम कर्तव्य कहते हैं। प्रश्न आपके सामने हो सकता है, लीडर और कमांडर, दो शब्द हैं आपके सामने, लीडर और कमांडर में क्या अंतर है? लीडर क्या होता है, कमांडर क्या होता है? तो लीडर मतलब नेता और कमांडर मतलब शासन करना, जो आपके ऊपर आपका उच्च वर्ग का अधिकारी है वो आ जाता है। कमांड जो आपको कर रहा है, जो आपको नियंत्रित कर रहा है, नियंत्रण करने वाला है, वो कमांडर कहलाता है। तो लीडर और कमांडर में बहुत अंतर है। लीडर किसी बड़ी संस्था का होगा, बड़ी संस्था जैसे एमएलसी हो गया, एमपी हो गया, एमएलए हो गया, विधायक, सांसद, ग्राम का प्रधान, सभासद, ये सभी क्या कहलाते हैं? लीडर, जिसको हम शुद्ध भाषा में नेता कहते हैं। तो कोई बड़ी एक संस्था होती है, उसी के अंदर नेता होता है, और नेता का एक कार्यकाल निश्चित अवधि का होता है। इस पे कार्यकाल फिक्स होता है कि ये 5 साल के लिए रहेगा, 6 के लिए रहेगा, 5.5 के लिए रहेगा, ये एकदम फिक्स होता है। लीडर एक बड़ी संस्था का होता है, और लीडर की नियुक्ति हमेशा जनता करती है। डायरेक्ट सिलेक्शन कोई भी नहीं होता कि उसने कोई एग्ज़ाम दिया वो आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लीडर की नियुक्ति हमेशा जनता करती है, और लीडर हमेशा जनता के बीच से ही होता है। लीडर कोई जनता का ही व्यक्ति होगा, उसका कोई भी पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं होता है। एक लीडर अनपढ़ भी हो सकता है, और लीडर इलेक्शन, जिसको इलेक्शन कहते हैं, इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से चुन करके आता है। वहीं पर अगर हम बात कर लें कमांडर की, तो कमांडर क्या है, लीडर क्या है? आपने देखा, लीडर मान लीजिए प्रधानमंत्री नेता है, लीडर है, तो ये क्या है? बहुत बड़ी संस्था है। संसद एक बहुत बड़ी संस्था है। अगर हम उसी के अंदर देखें तो संसद के अंदर पार्ट आ जाते हैं, रक्षा मंत्रालय है और भिन्न मंत्रालय जो आ जाते हैं, सब उसके नीचे के सब छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं। तो कमांडर छोटी संस्था का होता है, जबकि लीडर बड़ी संस्था का होता है। कमांडर की नियुक्ति संस्था करती है। जो हमारा लीडर वाला पार्ट है वो जो है वहाँ से चुन करके, वहाँ से उसका होता है कि ये व्यक्ति यहाँ कार्य करेगा, ये व्यक्ति यहाँ कार्य करेगा, उसके ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कमांडर जो है सेना में होता है, और कमांडर हमेशा संस्था से ही बन करके आता है। संस्था के बाहर का व्यक्ति कमांडर नहीं हो सकता है। तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग भी हो सकते हैं, लीडर और कमांडर में क्या अंतर है। और दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि लीडर क्या है और कमांडर क्या है। तो हम दोनों की बातों को ध्यान रखेंगे। लीडर और कमांडर में अंतर भी मालूम कर सकते हैं हम, और लीडर और कमांडर की अलग अलग परिभाषा अगर हमसे पूछी जाती है तो उसका भी हम जवाब दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है अच्छे नागरिक के गुण। एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए? तो आदर्श नागरिक के 5 गुणों के बारे में हम बात करते हैं। उसके पास कौन कौन से गुण आदर्श नागरिक में होने चाहिए? तो आदर्श नागरिक के गुण होने चाहिए कि किसी को ज्ञान देना। आदर्श नागरिक के 5 गुण होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देना। अच्छा नागरिक है तो अगर उसे कोई भी चीज़ गलत दिख रही है तो उसको ज्ञान प्रदान करना कि यह कार्य आप गलत कर रहे हैं, इसको इस तरीके से सही करने का प्रयास करो। दूसरा होता है एक दूसरे को किसी कार्य के प्रति उत्साहित करना। एक दूसरे के प्रति उत्साह पैदा करना कि भाई तुम यह कार्य नहीं कर पा रहे हो, उसको उत्साह बताना कि इसको इस तरीके से करोगे और अच्छा हो जाएगा, इस तरीके से करोगे बहुत बेहतर होगा। उसके अंदर उत्साह की भावना विकसित करना कि किसी भी तरीके से वह उत्साहित हो और कार्य कर ले। तीसरी चीज़ होती है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, किसी की सहायता करना। आदर्श नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है किसी भी व्यक्ति की सहायता करना। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसे मदद करनी ही चाहिए, किसी भी दशा में उसे मदद करनी ही करनी है।
तो किसी की भी सहायता करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है एक दूसरे का सम्मान करना। कहते हैं कि यदि आप किसी का सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, अन्यथा आपको सम्मान कभी नहीं मिलेगा। तो जो एक दूसरे का सम्मान करने वाली बात है वह यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से सम्मान चाहते हैं तो आपको उसे सम्मान देना पड़ेगा, चाहे वो छोटा हो अथवा बड़ा हो। तो आदर्श नागरिक वही है जो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करता रहे, उसको सम्मान दे। उसके बाद बात आती है आत्मनिर्भर होना। आदर्श नागरिक वही है जो आत्मनिर्भर हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, वह आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब बात आती है राष्ट्रीय आपदा के दौरान कैडेट का क्या योगदान होना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा पड़ गई कोई, राष्ट्रीय आपदा में भूकंप भी हो सकती है, बाढ़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो राष्ट्रीय आपदा के समय कैडेट का योगदान क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपदा के समय कैडेटों का योगदान की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो अगर कोई आपदा हो गई है तो वहाँ कोई बड़ी बड़ी समस्या हुई होगी, लोग घायल हुए होंगे, उनको चोट लगी होगी, उनके ऊपर समस्याएं आई होंगी, कहीं आग लग गई है, कहीं अभी अभी नेपाल में प्लेन क्रैश कर गया। तो उसमें क्या किया, आज लोगों के अंदर क्या हो गया है कि जहाँ जाते हैं कोई घटना होती है सबसे पहले अपना मोबाइल निकालते हैं और वीडियो बनाना चालू कर देते हैं, जबकि ये गलत है। वीडियो बनाने के बजाय हम किसी दूसरे को मोबाइल अपना दे दें और उससे कहें देखिए हम मदद कर रहे हैं लोगों की, और घायल जो हो गए हैं सबसे पहले उनको बाहर निकालने की कोशिश करें। घायलों को बाहर निकालने में मदद करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर वो घायल व्यक्ति हो सकता है वह 1 सेकंड, जिस 1 सेकंड में आप वीडियो बनाने के बाद उसको निकालने की कोशिश करें, उस समय वो काल के गाल में समा जाए। तो इसलिए घायलों को बाहर निकालने में मदद करनी है। दूसरा, घायलों को प्राथमिक उपचार देना है। जैसे कभी कभी घायल है वो सांस नहीं ले पा रहा है तो सीपीआर के बारे में हम लोग बताते हैं। सीपीआर उसको देना चाहिए, तुरंत सीपीआर देंगे, हो सकता है उसके अंदर जो सांसें रुकी हुई हों वो बाहर आ जाए और वो बच जाए। तो सीपीआर भी यहाँ पर आपको आना चाहिए। एनसीसी कैडेट को सभी को सीपीआर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम अभी तो प्रश्न और उत्तर की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है आवागमन को कंट्रोल करने में प्रशासन की मदद करनी चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल करने में प्रशासन तुरंत एनसीसी कैडेट होने के नाते मदद करनी चाहिए, क्योंकि एनसीसी सेकंड लाइन है मिलिट्री की। उसके बाद अब ये सब आपदा हो गई, कोई समस्या, बाढ़ आ गई, बड़ी समस्याएं हो गई। अब वहाँ पर क्या चाहिए, जो पीड़ित है उनके कपड़े चले गए, आग लग गए, कपड़े नहीं बचे, दवाइयाँ नहीं बची, खाने का सामान नहीं बचा, तो उस समय हम क्या करेंगे, पीड़ितों को भोजन, कपड़े और दवाइयों का बंदोबस्त करना है और वितरण करने में प्रशासन की मदद करनी है। अब देखिए, जब इस तरीके की बात हो गई तो आग फैलाने के 4 प्रकार कौन से हैं। राष्ट्रीय आपदा में आते हैं आग किन किन तरीके से फैल सकती है। तो आग फैलने के तरीके क्या हैं, संवहन पहला, दूसरा संचरण, विकिरण, प्रत्यक्ष ज्वलन। संवहन क्या होता है और संचरण क्या होता है। संवहन मतलब नीचे से आग फैलती है और संचरण वो पूरे में स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है। विकिरण रेडिएशंस, प्रत्यक्ष जो सामने से दिख रही है और जलती है। तो ये सभी जो है आग फैलाने के प्रकार हैं, इनके बारे में हम लिख सकते हैं अगले उसमें। अब आग अगर फैल गई तो इसको दूसरा रास्ता क्या है, आग बुझाने के उपकरण कौन कौन से हैं, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जनरली क्या होता है, किसी के घर में आग लगती है तो हम सबसे पहले फायर ब्रिगेड को याद करते हैं और उस फायर ब्रिगेड को बुला करके आग बुझाने की बात करते हैं कि भाई मेरे घर में आग लग गई है, ये आग बुझनी चाहिए, और वो अपना पानी लेके आते हैं, फोम लेके आते हैं, आग बुझाना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ी सी सूझबूझ हो तो छोटी मोटी आग से तो हम अपने स्तर से ही नियंत्रण कर सकते हैं। आग बुझाने के उपकरण कौन कौन से, सोडा अम्ल का उपकरण, सोडा एसिड होता है, ये होना चाहिए। फोम टाइप उपकरण, फोम मतलब झाग
जो होती है उसका सीधा सा मतलब होता है, अगर कहीं पर भी आग जल रही है, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हम ऑक्सीजन पर रोक लगा दें, ऑक्सीजन वहाँ पर बंद कर दें, तो आप 100% मान लीजिए कि आग कभी भी फैल नहीं सकती है। तो आग को फैलने से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा कर दे कि ऑक्सीजन और उसके बीच का आग के बीच का कम्बिनेशन टूट, और जैसे ही कम्बिनेशन टूटता है आग बुझ जाती है। तो उसके लिए फोम टाइप उपकरण होते हैं जिसमें झाग टाइप होती है, झाग की लेयर अगर पड़ गई आग के ऊपर तो आग और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, और जैसे ही संपर्क टूट जाता है आग बुझ जाती है। फिर बात करते हैं स्ट्रिप पंप की। स्ट्रिप पंप होता है, फायर हुक होता है, बाल्टी, कुल्हाड़ी, बेलचा और पानी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाल्टी है, कुल्हाड़ी है, बेलचा है, पानी। अगर आपके पास है बेलचा है तो आपने मिट्टी ही भर के फेंकना चालू कर दिया, आग के ऊपर मिट्टी जा करके गिरेगी। बात वही है, अब बार बार कह रहा हूँ, ऑक्सीजन और आग के बीच का संपर्क आपको किसी भी तरीके से तोड़ना है। जिस दिन ये टूट गया समझ लीजिए समस्या खत्म हो गई। कुल्हाड़ी, अब आपके मन में भी आ रहा होगा, आग बुझाने में कुल्हाड़ी कहाँ से आ गई। सपोज करिए दरवाजा है, दरवाजे में आग लगी हुई है, अंदर आदमी जा नहीं पा रहा है, उस समय दरवाजा तोड़ना है तो दरवाजे तोड़ने के लिए आपको कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए कुल्हाड़ी आग बुझाने का एक महत्वपूर्ण हथियार भी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। अब देखिए, इसके बाद बात आ जाती है कि अगर आग लग जाए तो आग लगने के बाद हम एक एनसीसी कैडेट होने के नाते, मान लीजिए आग बहुत ज़्यादा लग गई या बाढ़ बहुत आ गई, उस समय एनसीसी कैडेट को क्या क्या करना चाहिए। तो पहला, जनता को चेतावनी देनी चाहिए जैसे बाढ़ आने वाली है, या हमें पता लग गया कि आग वहाँ फला जगह लग गई है, अभी आग बढ़ रही है। आग बढ़ रही है, बाढ़ बढ़ रही, दोनों एक ही तरीके से ट्रीट होते हैं। तो सबसे पहले जनता को चेतावनी देनी चाहिए, जनता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए पहले से। जैसे गंगा के किनारे के बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर बाढ़ अक्सर आ जाती है, तो उनको प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि किस तरीके से अगर बाढ़ आने लगे तो आपको किस तरीके से अपने को बचाव करना है, इसका प्रशिक्षण भी देना चाहिए। आश्रय देना चाहिए, उन जगहों पर ले जाना चाहिए जहां पर वो सुरक्षित रह सकते हो। साथ ही उनके भोजन की व्यवस्था करवाना, जो बाढ़ पीड़ित हैं या आग से पीड़ित हैं उनके भोजन की व्यवस्था करवाना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराना, घायलों को प्राथमिक उपचार देना, जो घायल हो गए हैं उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट भी दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है। कपड़े और कंबल की व्यवस्था करना है, उसके कपड़े और कंबल की तुरंत व्यवस्था करनी होती है। ये सभी कार्य जो है करने होते हैं किसको, एक अच्छे एनसीसी कैडेट को। किससे, राष्ट्रीय आपदा के समय, बाढ़ आए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, ये जहाँ पर भी इस तरीके की समस्याएं और लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं तो वहाँ पर एनसीसी कैडेट को सबसे आगे आना चाहिए। तो अगर प्रश्न आता है तो प्रश्न का उत्तर हम ठीक इसी प्रकार से लिखना चालू करेंगे। अब बात आते हैं समाज सेवा। समाज सेवा क्या है? तो समाज सेवा से आप क्या समझते हैं? एक एनसीसी कैडेट किस प्रकार से समाज की सहायता कर सकता है? तो समाज सेवा का अर्थ और समाज सेवा में एनसीसी कैडेट किस प्रकार से समाज की सहायता कर सकता है, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हो सकता है, समाज सेवा से आप क्या समझते हैं? एक एनसीसी कैडेट किस प्रकार से समाज की सेवा कर सकता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा वो बता रहा हूँ। समाज सेवा का अर्थ स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के कार्यों में अपनी अर्जित शक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देना है। समाज सेवा का अर्थ स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के कार्यों में अपनी अर्जित शक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देना है।
एक कैडेट निम्न प्रकार से समाज की मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है? समाज सेवा में क्या आता है? रक्तदान करना। बहुत अच्छा समाज सेवा का कार्य है रक्तदान करना। रक्तदान समाज सेवा का हिस्सा है। साक्षरता, जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको साक्षर बनाने का कार्य, ये भी समाज सेवा का हिस्सा है। साक्षरता मिशन हो गया। दहेज निवारण, लोग दहेज बहुत मांगते हैं, उनको समझाना कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए, तो दहेज निवारण अभियान में भी हमें मदद करनी है। ये सभी एनसीसी कैडेट्स के कार्य हैं। श्रमदान, श्रमदान मतलब अपना श्रम, जो हमारी मेहनत है उसका भी थोड़ा सा दान कर देना समाज के हित के लिए। कैसे? जैसे मान लीजिए कहीं गंदगी है, लोग नहीं साफ सफाई कर रहे हैं, एनसीसी कैडेट जाकर वहाँ पे साफ सफाई करते हैं, तो ये उन्होंने श्रम दिया और उसका फ़ायदा क्या मिलता है? लोगों के मन में जागरूकता आती है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो लोगों को जागरूक करने का काम, समाज के लिए जन जागरूकता चलाने का कार्य भी एनसीसी कैडेट करता है। उसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल, यातायात कैसे नियंत्रित किया जाए, लोगों को यातायात के प्रति कैसे जागरूक किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि सीट बेल्ट लगानी है, हेलमेट लगाना है, बिना लिकर पी करके गाड़ी चलाना है, इन सब के बारे में कैसे समझाया जाए, ये सभी कार्य समाज सेवा के हिस्से में हैं और ये सभी एक एनसीसी कैडेट इसके लिए मिशन चलाता रहता है। प्राकृतिक आपदा में सहयोग करना, जो भी प्राकृतिक आपदा हमारे यहाँ जाए, भूकंप हो जाए, जो भी है, इसमें सहयोग करना, वृक्षारोपण करना और समाज, इन सभी के लिए समाज में जागृति उत्पन्न करना। तो फिर से हम बात करते हैं कि समाज सेवा क्या है, एक एनसीसी कैडेट किस प्रकार से समाज की सहायता कर सकता है। तो अर्थ भी मैंने आपको पहले बता दिया कि समाज सेवा का अर्थ स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के कार्यों में अपनी अर्जित शक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देना है। एक कैडेट निम्न प्रकार से समाज की मदद कर सकता है: रक्तदान, साक्षरता मिशन, दहेज निवारण अभियान, श्रमदान, ट्रैफिक कंट्रोल, प्राकृतिक आपदा में सहयोग, वृक्षारोपण, समाज में जागृति पैदा करना। अब रक्तदान की हम बात करते हैं। रक्तदान से हमें क्या क्या लाभ हैं और रक्तदान के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। रक्तदान से हमें क्या लाभ है, रक्तदान के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। रक्तदान से सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जिस व्यक्ति को हम खून दे रहे हैं उसका हम जीवन बचाने का संकल्प ले रहे हैं, उसका जीवन बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो रक्तदान, खून देने से किसी का भी जीवन बचाया जा सकता है। यह रक्त जो है, रक्तदान एक प्रकार का महादान है। आप हर चीज़ रुपए पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन रक्त को रुपए पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जब रक्तदान कर रहे होते हैं तो हमारे खून की जांच हो जाती है। हम अपने खून की जांच कराने जाते हैं तो उसमें हमें धन खर्च करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन रक्तदान करने जब जाते हैं तो हमारे अपने खून की जांच स्वयं हो जाती है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब रक्तदान करते तो हमें गर्व होता है कि हमने देश हित में, राष्ट्र हित में अपने रक्त का दान किया हुआ है। इससे बड़ा दान कोई भी दान नहीं होता। लोग रुपए पैसे दान कर देते हैं, लेकिन रुपए पैसे से भी बड़ा दान रक्तदान कहलाता है। उसके बाद जो व्यक्ति आपका रक्त ले रहा है और जो दे रहा है, उनके बीच में अगर झगड़ा भी हो और अगर वो रक्त दे रहा है तो बीच के झगड़े खत्म हो जाते हैं। रक्तदान, रक्त लेने वालों में और रक्त देने वाले के बीच में हमेशा संबंध बहुत ही मधुर हो जाते हैं, बहुत संबंध अच्छे हो जाते हैं। अब रक्तदान तो हम करते हैं, लेकिन रक्तदान के साथ साथ हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए। रक्तदान करते समय हमारे पास क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण। सबसे पहली चीज़, हम सिरिंज की जांच करें। जिस निडल से, जिस सिरिंज से आपका ब्लड निकाला जाना है वो सही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूज्ड सिरिंज आपके साथ ही यूज की जा रही हो, क्योंकि यूज्ड सिरिंज अगर यूज कर ली गई, हो सकता है आप तो रक्तदान करने चले थे, आप दान करने चले थे, लेकिन हो सकता है आपको उससे बड़ी समस्या आ जाए। रक्त देते समय अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करवा लें। कभी भी अगर ब्लड देने जा रहे हैं, ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लड प्रेशर में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको रक्तदान नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है कि लोग अति उत्साह में
स्वयं कमजोर हैं, जिसे स्वयं रक्त की जरूरत है और वो दूसरे व्यक्ति को रक्त देने का प्रयास करते हैं। तो जो भी कमजोर व्यक्ति है वो कभी भी किसी को रक्त ना दे। और लोगों को भी चाहिए कि यदि कोई कमजोर दुबला पतला व्यक्ति दिख रहा है उसका रक्त कभी भी ना ले, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो रक्तदान से फायदे भी हमने बता दिया आपको, क्या लाभ है। खून देने से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, अपने खून की जांच हो जाती है, रक्त एक प्रकार का महादान है, रक्तदान में हमें गर्व महसूस होता है, रक्त देने और लेने वालों के बीच में संबंध मधुर हो जाता है। सावधानियां, इनकी सिरिंज की जांच हो जाती है, रक्त देते समय अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवा लें, और कोई भी जो व्यक्ति कमजोर है वह रक्त ना दे। अब सिरिंज की जांच क्यों कही गई, अगर उस पर आए तो देखें, एक एड्स नामक बीमारी है जो सिरिंज से भी फैलती है। एड्स रोगी को प्रयोग की गई सिरिंज का प्रयोग अगर किसी सामान्य व्यक्ति पे कर दिया जाए तो उसको भी वो बीमारी हो जाती है। तो हम एड्स की बात करते हैं। एड्स क्या है, एड्स का पूरा नाम लिखें और बचाव के 5 तरीके लिखें। ये प्रश्न हो सकता है, एड्स का पूरा नाम लिखें तथा बचाव के 5 तरीके लिखें। तो एड्स एक घातक बीमारी है। एड्स एक बहुत घातक बीमारी है। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स AIDS इसका पूरा नाम है। अब एक्वायर्ड क्या है, एक्वायर्ड का तात्पर्य है प्राप्त किया हुआ, मतलब किसी दूसरे के शरीर से आपके शरीर में प्राप्त किया है। इम्यूनो का तात्पर्य शरीर से लोगों के रोगों के लड़ने की क्षमता है। जो हमारे शरीर है उसमें आपस में लड़ने की क्षमता है। डिफिशियंसी का अर्थ है फेल होना। डिफिशियंसी का अर्थ है फेल होना। अगर आपस में लड़ने की क्षमता खत्म हो गई, इसका नर्व सिस्टम फेल हो गया। और सिंड्रोम क्या है, ये लक्षण समूह होता है। इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, इससे बचाव के तरीके, लोगों के अंदर प्रॉब्लम होती है, लोग अनैतिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। अनैतिक संबंध बनाने में जैसे ट्रक ड्राइवर हैं, इस तरीके के लोग अपने अपने घर में जो है उसके अलावा दूसरों से भी अपने संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, वह गलत है। वेश्याओं से दूरी रखें। वेश्या जो किसी भी लोगों के साथ जाती है और वो अपने शारीरिक संबंध बनाती है, उनसे हमेशा दूरी बनाएं। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो कंडोम का प्रयोग करें। रक्त लेते समय जब किसी का रक्त लें अपने लिए, जो आपको ब्लड चढ़ने जा रहा है उसका परीक्षण अवश्य करवाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एड्स रोगी का रक्त आपको चढ़ने जा रहा हो। और चौथी चीज़ जो मैंने पहले भी आपको रक्तदान के समय बताई कि प्रदूषित सुई का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद बात आती है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण अति आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि वृक्षारोपण के बिना हमारा पर्यावरण संरक्षित नहीं हो सकता और ये सब चीज़ें हमारे लिए दिक्कत भरी होती हैं। तो वृक्षारोपण के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वृक्षारोपण से क्या फ़ायदा, अगर हम वृक्ष लगाते तो हमें क्या क्या चीज़ें बहुत मिलेंगी। वृक्षारोपण का फ़ायदा है ऑक्सीजन हमें मिलती है। जिस ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते वो हमें वृक्षारोपण से ही मिलती है। अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलती रहती है। दूसरी चीज़, जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो हमें छाया मिलती है। छाया मिलती है, उसके साथ साथ हमें लकड़ियाँ मिलती हैं जिनका हम जलाने में प्रयोग करते हैं। उनकी पत्तियाँ जीव जंतुओं के चारे के रूप में प्रयोग होती हैं। और सबसे खास बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना जीवित प्राणियों का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो वृक्षारोपण के फायदे, ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है, लकड़ियाँ मिलती है, जीव जंतु को चारा मिलता है और साथ ही ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना जीवित प्राणियों का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर हम इन सभी चीज़ों को हम ठीक से देखें, बहुत अच्छे से समझें, तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। तो आज हमने आपको लगभग 14 से 15 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उनके प्रश्न और उत्तर
की व्याख्या की है। और अब हम जो भी आपको आगामी 22 तारीख तक जितनी भी कक्षाएं में बताते रहेंगे, उसको हम प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ही आपको उसकी व्याख्या करेंगे, ताकि क्या कैसा प्रश्न होना चाहिए और उसका उत्तर आप कैसे देंगे यह आपको पता चलता रहे। प्रश्न उत्तर के तरीके से ही आपकी कक्षाएं चलती हैं। आपको जो पेपर आएगा, प्रश्न पत्र में इसी तरीके के प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे, जिनके बारे में आपको अध्ययन करते रहना है। तो हम लोग अब हमारी जो भी नियमित कक्षाएं होंगी, वो सभी नियमित कक्षाएं सायं 6 बजे से 6:30 बजे के बीच प्रारंभ होंगी। आपको लिंक रोज मिलता रहेगा। और अब जो भी हमारी कक्षाएं हो रही हैं, वो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ली जा रही हैं। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे, निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कल पुनः हम लोग फिर 6 बजे मिलेंगे अगली कक्षा के साथ और नए नए प्रश्नों के साथ। और आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, जिनके भी प्रश्न और उत्तर आपको बताए जा रहे हैं, इनको यदि आप कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में असफलता दूर हो जाएगी। आप असफल हो ही नहीं सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।